नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है? थर्ड टॉपिक आज का रहने वाला है। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? थर्ड टॉपिक रहने वाला है। इसके पहले अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए? दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसकी क्लासेस आ चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है अभी तक भी तो जाकर देख सकते हो। इसके साथ ही आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट कैसा रहा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जिन स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा उनको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसको अपन आराम से बदल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो आई हुई है, उसको आप विजिट कर सकते हो चैनल पर। एक बार उसको विजिट करोगे आराम से आपको एक बार मोटिवेशन मिलेगा और आप दोबारा से जो अपना सेमेस्टर चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। फिर जो बैक आई है उसका आगे अपने को ध्यान देना है जब अपना फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर का फर्स्ट स्टार्ट होगा। अभी ओनली ध्यान किस पर देना है? अभी ओनली ध्यान देना है सेकेंड सेमेस्टर पर। सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ना है, ऐसा मटेरियल पढ़ना है ताकि एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं आए। तो साथियों, अब अपन चलते हैं आज के टॉपिक की ओर कि सर आज किसके बारे में पढ़ोगे? आज अपन पढ़ेंगे नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है और इसके जो भी सिद्धांत है उनके बारे में मुख्यतः अपन पढ़ेंगे। इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, मैंने जो नेचुरल फार्मिंग थी इसके बारे में बताया भी था कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। नेचुरल फार्मिंग होती है केमिकल फ्री। क्या होती है? केमिकल फ्री फार्मिंग होती है। इसके साथ साथ ही मैंने एक और टर्म बताई थी कि जो नेचुरल केमिकल फ्री तो होती है पर ये किस पर बेस्ड होती है? लाइव स्टॉक बेस्ड होती है। कैसी होती है? लाइव स्टॉक बेस्ड होती है, मतलब पशुधन पर क्या होती है? आधारित होती है। मतलब केमिकल फ्री होगी और किस पर? लाइव स्टॉक पर क्या होगी? बेस्ड होगी। अब अपने एक और आती है टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी क्या होती है? केमिकल फ्री होती है, पर वो पूर्णतः किस पर बेस्ड नहीं होती? वो लाइव स्टॉक बेस्ड नहीं होती पूर्णतः। और अपनी जो नेचुरल फार्मिंग है वो क्या है? पूर्णतः लाइव स्टॉक बेस्ड है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आ जाएगी। सबसे पहले क्या आएगी? कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की बात करेंगे। हेडिंग डाल के नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही मैंने बताया था कि ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पर। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको नहीं मिलता है तो कांटेक्ट नंबर ऊपर दिए हुए हैं, इन पर कॉल करके मैसेज करके आप लिंक ले सकते हो ऐप की। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जो अपना ऐप है उसकी, वहां से डाउनलोड कर लेना फ्री मटेरियल में, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी आपके लिए पीडीएफ रहेगी। अब देखो, सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग का देखना है कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई कि केमिकल फ्री फार्मिंग है और ये किस पर बेस्ड होती है? लाइव स्टॉक या पशुधन पर क्या होती है? बेस्ड होती है। देखो, रसायन मुक्त कृषि और पशुधन आधारित कृषि के रूप में इसे क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। और अगर बात करें जो कृषि पारिस्थितिकी है, जो कृषि पारिस्थितिकी है इसके मानकों पर आधारित एक क्या है? विविध कृषि प्रणाली है, जिसमें क्या करते हैं साथियों? फसलों को भी ग्रो करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। मतलब फॉरेस्ट्री का मतलब आप जानते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री का जानते हो। फसलों के साथ साथ में किसको लगाना? पेड़ों को लगाना। इसके साथ साथ पशुधन, इन सभी का क्या करती है? इन सभी का कंबाइंड रूप से ये क्या करती है? एकीकृत करती है इनको और इनको अप्लाई करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता इष्टतम उपयोग की क्या मिलती है? अनुमति मिलती है। मतलब आप यही ध्यान रखो, सबसे पहले डेफिनेशन ये बन गई। इसके साथ ही अगर आपको और डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं बता देता हूं। इसमें क्या रहता है साथियों?
पशुपालन भी किया जाता है, इसके साथ साथ फसलें उगाई जाती है, इसके साथ साथ पेड़ों को लगाया जाता है। अब ये नेचुरल फार्मिंग कैसे होगी, मतलब पूरी जो पशुधन है उस पर बेस्ड कैसे होगी। देखो, पशुधन से जो भी अवशेष अपने को प्राप्त होगा, जो भी अपशिष्ट प्राप्त होगा, वो अपन देंगे खेत में। किसमें देंगे? खेत में देंगे। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, फसलों का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद में क्या करेंगे साथियों? अपन पशुधन को खिलाएंगे, मतलब इसका जो भी फसलों का जो अवशेष है वो किसको? चारा वगैरह किसको? पशुओं को खिलाएंगे। सही, इस प्रकार से ये एक चक्कर बनता रहेगा। इसके साथ साथ पशुओं से जो खाद्य प्राप्त होगी वो पेड़ों को देंगे, और पेड़ों से जो भी उत्पादन प्राप्त होगा वो पशुओं को, और जो खेत में जो अपन अप्लाई कर सकेंगे वो खेत में अप्लाई करेंगे। खेत में भी क्या बनी रहती है? उपजाऊ बनी रहती है, मृदा सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है पेड़ पौधे लगाने से। तो ये अपने इस प्रकार से क्या बना रहता है? एक चक्कर बना रहता है। सही, इससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है, मतलब ये क्या है? इको फ्रेंडली है। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। साथ साथ पर्यावरण का स्वास्थ्य भी बढ़ता रहेगा। जो पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है, मतलब पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेचुरल फार्मिंग से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहेगी। कैसे बढ़ती रहेगी? आपको पता है, अपन कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं, उसमें या तो नाइट्रोजन आएगा या फास्फोरस आएगा या दो आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पर ये जो अपन पशुओं से प्राप्त जो गोबर की खाद का यूज करते हैं, इसमें लगभग सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ ही बात करें, ग्रीन हाउस से जो गैस उत्सर्जन है, इसको भी कम करने में क्या होती है? सहायक होती है नेचुरल फार्मिंग। और इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी क्या होती है? किसानों की इनकम भी क्या होती है? इंक्रीज होती है इससे। सही, तो ये पॉइंट्स है कुछ कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण का स्वास्थ्य बना रहता है, ग्रीन हाउस जो गैसें होती है इनके उत्सर्जन को कम करती है, और किसानों की आय बढ़ाने में क्या होती है? सहायक होती है। इसी के तहत बात करें कृषि के इस दृष्टिकोण से, जापानी किसान और दार्शनिक जो मासानोबु है, ये कुकोका, इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? 1975 में, द वन स्ट्रा रेवोल्यूशन। द वन स्ट्रा रेवोल्यूशन, जिसमें किसके बारे में बात की गई थी? नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक क्या माना जाता है? रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिए क्या है? एक प्रमुख रणनीति है। आपको पता है कि अगर केमिकल्स वगैरह का यूज करेंगे, नेचुरल फार्मिंग नहीं करेंगे, तो आपको पता है इन केमिकल सिंथेटिक यौगिक का अपन अगर यूज करते रहेंगे, इनका रसायनों का यूज करते रहेंगे, तो आपको सीधा सा पता है पर्यावरण पर क्या होगा? नुकसान होगा। पृथ्वी के ग्रह पर क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे क्या हो सकते हैं? इससे अपन बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने ग्रह को। सही, ये अपने क्या है साथियों? ये अपने आता है इसका कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब सीधा सा यही है, केमिकल फ्री फार्मिंग है, पशुधन पर बेस्ड है। इसके साथ साथ ही ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, ग्रीन हाउस गैसों को क्या करती है? डिक्रीज करती है, पर्यावरण के लिए क्या है? फ्रेंडली है। सही, इसके साथ ही जो मृदा में उपस्थित जो भी जैसे लाभदायक सूक्ष्म जीव वगैरह है, इनको क्या नहीं होता है? कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ ही अपन ने बात की कि ये किसानों की आय बढ़ाने में भी क्या होता है? सहायक होता है। और इसके साथ साथ ही ग्रह को बचाने के लिए भी क्या है? एक प्रमुख रणनीति है। आपको पता है कि आज ही तो ऐसे नहीं है कि अपन आज से 10 साल तक ही अपन खाना खाएंगे, आगे भी खाना पड़ेगा, अपनी आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी खाएगी। तो अपने को पता है ये कहां से मिलेगा? खेती से मिलेगा। अब खेती के लिए तो अपन पहले ही केमिकल्स का यूज करके उनको बंजर बना रहे हैं भूमियों को, उनमें तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया जा रहा है? इसको बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में भी दिन रात का फर्क है। मतलब जो अपने नेचुरल फार्मिंग का वो क्या है? पूर्णतः है लाइव स्टॉक बेस्ड है। सही, अब अपन चलते हैं आगे की ओर।
आगे अपने आता है इसके उद्देश्य, मतलब प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती के लक्ष्य और उद्देश्य, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको पूछ ले नेचुरल फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियों व जीवों को क्या करे, संरक्षित करे। आपको पता है मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे साथियों, पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे अगर अपन केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते रहेंगे। तो उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग को करना पड़ेगा। मतलब नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य है कि पेड़ पौधों को, मतलब जो पौधे हैं उनको, और इसके साथ साथ जीवों को संरक्षित करना। सही, मतलब वनस्पतियों को। आपको पता है कोई भी अपन हेर्बिसाइड वगैरह देंगे तो वो सभी को नष्ट करता है, मतलब फसल को रखता है और सभी को नष्ट करता है। तो उसमें बहुत सारी जो लाभदायक जो वनस्पतियां वो भी साथ साथ में जाती है, नष्ट होती है। तो इसका मतलब है कि वनस्पतियों और जीवों को क्या करना, संरक्षित करना, पहला उद्देश्य है नेचुरल फार्मिंग का। फिर है मिट्टी के स्वास्थ्य, उर्वरता और मिट्टी के जैविक जीवन को बहाल करे। मतलब है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना। आपको पता है मिट्टी के स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें शामिल होती है, मिट्टी के स्वास्थ्य में शामिल होती है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहने चाहिए, वो रहने चाहिए। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बढ़िया तरीके से रहेंगे तो आपको पता है मिट्टी का स्वास्थ्य क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ उर्वरता बढ़ेगी और मिट्टी के जैविक जीवन, जैविक जीवन का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इनका उद्देश्य है नेचुरल फार्मिंग का, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, उर्वरता बनी रहे और मिट्टी में जो जैविक जो भी जीवन है वो क्या अच्छे तरीके से बना रहे। तो ये इसके क्या है उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है फसल उत्पादन में विविधता बनी रहे। मतलब एक आपको पता है जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, जैव विविधता बनी रहनी चाहिए। तो फसलों में जो विविधता है ना वो बनी रहनी चाहिए। अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है प्रोडक्शन में, तो इसके लिए विविधता क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये इसका उद्देश्य है नेचुरल फार्मिंग का कि फसल उत्पादन में विविधता क्या रहे, बनी रहे। इसके साथ साथ ही भूमि में जो भी रिसोर्सेस है, भूमि हो चाहे वातावरण हो, इसमें जो भी रिसोर्सेस है जैसे प्रकाश हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, इन सभी का अदर जो भी रिसोर्सेस है उनका बढ़िया तरीके से क्या करना, यूज करना। जैसे पशुधन से जो भी अपने को अपशिष्ट प्राप्त हो रहा है, फसल को दे रहे, फसल का पशुधन को, तो इन रिसोर्सेस का क्या करना, अच्छे से यूज करना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है पोषक तत्वों के लिए मिट्टी में प्राकृतिक लाभकारी कीड़ों, जानवरों, रोगाणुओं को बढ़ावा दे और कीटों और बीमारियों का पुनर्चक्रण, जैविक नियंत्रण। मतलब इसका उद्देश्य है कि जो भी कीट वगैरह जो भी बीमारियां हैं उनका जैविक विधि से ही क्या करें, उनका नियंत्रण करें, जैविक विधि से ही क्या करें, नियंत्रण करें। इसके साथ ही लाभदायक जो भी कीट है, मतलब लाभदायक जो भी जीव है उनको क्या दे, बढ़ावा दे। जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये जीवाणु है। अब ये जीवाणु क्या करते हैं साथियों, ये जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सही, तो ये भी इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है पशुधन एकीकरण के लिए स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देना। मतलब पशुधन में लाइव स्टॉक जो अपन पशुपालन करते हैं, इस डोमेस्टिकेशन में क्या करना चाहिए, जो देसी नस्लें हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। मतलब देसी नस्लों का ज्यादा यूज करना चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं देसी और स्थानीय, मान लो। इसके बाद में है प्राकृतिक या स्थानीय संसाधन आधारित आदानों का उपयोग। मतलब प्राकृतिक, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस का ज्यादा यूज करे। इसमें केमिकल वगैरह, सिंथेटिक वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग में किसका यूज करना चाहिए, इसमें यूज करना चाहिए प्राकृतिक या स्थानीय संसाधनों का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसके बाद में है कृषि उत्पादन की इनपुट लागत कम करना। क्या आ जाएगा, जो कृषि उत्पादन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, इसमें जो इनपुट है, जो अपन इनपुट यूज करते हैं, इन इनपुट की लागत को क्या करना साथियों, कम करना। और किसान की अर्थव्यवस्था में सुधार करना। जो किसान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इसमें भी क्या होगा, सुधार होगा।
सही है। तो इसमें सुधार होगा, मतलब इसका मेन टारगेट और क्या है, किसानों की अर्थव्यवस्था या उनकी आय क्या हो सके, बढ़ सके। तो ये इतने क्या है साथियों, ऑब्जेक्टिव है। किसके ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव है नेचुरल फार्मिंग के। नेचुरल फार्मिंग के क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य है। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से ये समझ में आएंगे। अगर फिर भी आपको और ज्यादा, वैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर इनमें भी पॉइंट डाल के, बढ़िया तरीके से पॉइंट डाल के, और उस पॉइंट में थोड़ी सी डिटेल, अब इतने तो आप हो नहीं कि इसके बारे में थोड़ी भी डिटेल आपको नहीं आती है, सही। जो मैं एक्स्ट्रा जो भी चीजें बता रहा हूं, जैसे किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए बता रहा हूं, वो वहां पर आप ऐड करिए, पॉइंट डाल के हेडिंग। हेडिंग एक आपको बढ़िया पेन से डालनी है। ऐसे नहीं है कि आप जिस पेन से लिख रहे हो उसी से हेडिंग चल रही है, उसी से आप लिख रहे हो, लाइनों में हेडिंग डल रही है, लाइनों में लिख रहे हो। एक लिखने का तरीका होता है, पहले आप पॉइंट डाल के यहाँ पर क्या डाल देते हो, हेडिंग डाल देते हो, फिर यहां से आप लिखना स्टार्ट करो। ये अलग पेन से होनी चाहिए, सही। इस प्रकार से बढ़िया तरीके से हेडिंग, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालो, बढ़िया आपका अट्रैक्शन लगेगा। कॉपी भी आपको चेक करने के लिए अच्छी लगेगी। जो बोलते हैं ना कि सर मैंने लिखा तो था और मैंने पढ़ा भी अच्छे से था पर फिर भी नंबर नहीं, उसके यही फैक्टर काम करते हैं। अगर ये फैक्टर आपके अच्छे रहेंगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे। और रिजल्ट आपका कैसा भी आए हो, अब निराश नहीं होना है, जो आया है उसको एक्सेप्ट करना है। और इस सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है, सही। एक सब्जेक्ट पर ही नहीं, हर सब्जेक्ट पर। आप देख सकते हो कि जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट जिसको बहुत इजी मानते थे, अब जिनके निकली है उनके भी 28-28 नंबर से निकली है बहुत सारों के, और बहुत सारों के बैक भी आई है, सही। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, अब उसकी मैं ज्यादातर देखता था स्टूडेंट्स क्या बोलते थे कि सर उसकी तो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने पहले से पढ़ रखी है। अरे कुछ भी नहीं पढ़ रखा, पहले अपने कंपटीशन तौर पर पढ़ रखा है। अब अपने को थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना होता है। और वहां पर एग्जामिनर बेटा है वो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देखता है कि कितना नॉलेज है। कॉपी देखकर आपका पता चल जाता है कि आपको कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से ही आपको नंबर दिए जाते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अगर कोई भी स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट्स की बार बार डिमांड आ रही थी पिछली बार भी, जैसे कोर्स की डिमांड आई, अपन ने कोर्स स्टार्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की सर 449, उस टाइम कितने का था ये, 449 रुपए का था, कि सर ये 449 रुपए तो ज्यादा है। तो फिर उन्होंने नहीं लिया, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। आज उन्हीं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे तो मेरी नजर में भी है, उन्हीं स्टूडेंट्स की आज किसी के 3 बैक है, किसी के 4 है। अब उनको मल्टीप्लाई करो 750 से, अब वो 750 के कितने देंगे? वहां पर तो 40 रुपए 50 रुपए पर सब्जेक्ट के लग रहे थे, अभी भी 40 रुपए 50 रुपए पर सब्जेक्ट के लग रहे हैं। अब इनमें भी आप अगर लापरवाही करते हो, अभी तो ओनली 499 का चल रहा है ये, 499 का, तो उसमें 50 रुपए पर सब्जेक्ट है। अगर आप इन चीजों में अगर लापरवाही करते हो और सही ढंग से सही अच्छा मैटर नहीं पढ़ते हो और अच्छा आपको नॉलेज नहीं है, सभी को पता है कॉलेज में टीचर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपने रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनके थ्रू आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल है उनके, न्यू कॉलेज होने के बावजूद भी 7.5 ओजीपी, 7.5 से अब 8.0 भी ओजीपी है, जहां पर टीचर्स नहीं है, एक भी क्लास नहीं लगी, वहां पर भी 8.0 ओजीपी आ रही है। इसके अलावा 7.5 मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जो वीडियो है रिजल्ट वाली उसको देखना आप, एग्जाम्पल भी आपको बताया था, व्हाट्सएप पे जोड़ना, आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स बिना किसी टीचर के यहाँ से ऑनलाइन पढ़ के, घर पर रहकर कहीं भी रहकर अब वो पढ़कर अच्छी ओजीपी बना रहे हैं। आप भी बना सकते हो, बहाने बनाओ तो बनाओ आराम से, पर आप भी बना सकते हो। ये अपना किसान बैच चल रहा है, किसान 2.0 बैच। अगर आपके पास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर अब तो टाइम ही नहीं है, सही, पर अभी भी मैं आपको बताता हूं कि 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में सभी सब्जेक्ट का आप 70% भी आप कवर करते हो, तो अब की बार आपके जो एग्जाम लगेगी उनमें बीच में गैप आएगा, जैसे 2 दिन का आता है तो 1 दिन में आप वो 30% सिलेबस बच रहा है उसको कवर कर सकते हो, सही है। तो इस प्रकार से आप अभी भी पढ़ सकते हो। अगर बहाने बनाओगे तो बनाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 499 में अभी चल रहा है, 50 रुपए पर सब्जेक्ट में है, सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है। और इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके बता सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, और ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर ये चीज आपको मिलेगी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना पॉइंट क्या है, नेचुरल फार्मिंग का
महत्व है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसका क्या महत्व है, मतलब क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है और इंपॉर्टेंस वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, अब अपन देखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस आपको भी नजर में आ रहे होंगे कि पोल्यूशन नहीं होता है, लागत कम आती है, उत्पादन अधिक होता है, आय अधिक बढ़ती है। सही ऑब्जेक्टिव्स अपन ने देखे, वो ही इसके लगभग क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। देखना सबसे पहले उत्पादन की न्यूनतम लागत कैसे, इसमें आपको पता है बाहर से एक्सटर्नल इनपुट ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज में लेते हैं। सही, तो पहला क्या जाएगा, उत्पादन की लागत में कमी आ जाएगी। फिर है बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, मतलब चाहे वो मर्दा का स्वास्थ्य हो, चाहे मानव का स्वास्थ्य हो, चाहे जीवों का स्वास्थ्य हो, इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है नेचुरल फार्मिंग से। सही, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, रोजगार का सृजन। आपको पता है कि अगर आप फसल उगाने के साथ साथ में मछली पालन करते हो, पशु पालन करते हो, मुर्गी पालन करते हो, तो इनसे आपको क्या होगी, इनकम अधिक होगी। इनकम अधिक होगी तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी। सही है, आप स्वयं तो नहीं कर सकते पशुपालन वगैरह, लेबर वगैरह सारा काम लेबर का। सही, तो इसके लिए लेबर लानी पड़ेगी, लेबर लानी पड़ेगी, मतलब रोजगार का क्या हो रहा है, सर्जन हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण पर कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि अपन देखते हैं केमिकल्स का ज्यादा यूज करते हैं जीवों वगैरह पर, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पर ऐसा नहीं होता है नेचुरल फार्मिंग में। सही, पर्यावरण का क्या होता है, संरक्षण होता है। फिर पशुधन, पशुधन में क्या होता है साथियों, जो पशुधन है प्राकृतिक खेती में बहुत ही ज्यादा, ऐसे मान लो की है, किसकी की है, नेचुरल फार्मिंग की। अपन ने बात की थी डेफिनेशन में भी कि जो नेचुरल फार्मिंग है किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है अपने जो लाइव स्टॉक है, जो अपने पशुधन है उन पर क्या होती है, आधारित होती है। आपको पता है जीवामृत बनाना है, बीजामृत बनाना है, गोबर वगैरह है, ये सारी चीजें अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। पशुधन की सारी चीजें क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। सारा अपशिष्ट प्राकृतिक खेती में क्या आता है, यूज में आता है। तो पशुधन का भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद में रेसिलेंस या लचीलापन, मतलब जो मृदा जीव विज्ञान है, इसके साथ साथ ही बेहतर कृषि जैव विविधता है, छोटे छोटे कार्बन और जो नाइट्रोजन पश्चिन है, इनके साथ में जल का अधिक न्याय संगत, मतलब इसमें है साथियों जो मृदा जीव विज्ञान है, इसके साथ साथ कृषि में जैव विविधता है, ये क्या रहती है, बनी रहती है। मतलब मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा और कृषि में जैव विविधता बनी रहेगी, तो ये क्या है, रेसिलेंस। क्या है, रेसिलेंस। इसके बाद में अपन चलते हैं प्रमुख अवधारणाएं या सिद्धांत। तो आपको पूछे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो आपको यही चीजें लिख के आनी है। देखो सबसे पहला क्या आ जाएगा साथियों, क्या सिद्धांत आ जाएगा, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करती है नेचुरल फार्मिंग। देखो पहला आता है कम से कम मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र के साथ में छेड़छाड़, मतलब एक तो मृदा के साथ में, जैसे मृदा है एक अपना इन्वायरमेंट है, इस पर कम से कम क्या होनी चाहिए, कम से कम क्रियाएं होनी चाहिए, कम से कम छेड़छाड़, मतलब इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग का पहला सिद्धांत यही कहता है कि मिट्टी के साथ में, मतलब मृदा के साथ में और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मृदा की जो संरचना है इसको संरक्षित करना और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखना ही तो मेन क्या है, इसका सिद्धांत, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला सिद्धांत क्या आ जाएगा, मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र के साथ में कम से कम छेड़छाड़। इसके बाद में कोई सिंथेटिक इनपुट नहीं, मतलब कोई भी रसायन वगैरह, चाहे वो कीटनाशक हो, कुछ भी हो, कोई भी रसायन यूज में नहीं लेना। तो दूसरा सिद्धांत क्या है, नो केमिकल, मतलब नो सिंथेटिक इनपुट यूज इन नेचुरल फार्मिंग, मतलब नेचुरल फार्मिंग में कोई सिंथेटिक केमिकल अपने को यूज में नहीं लेना, क्योंकि प्राकृतिक ये तो पशुधन पर बेस्ड होती है, मतलब पशुओं से जो भी अपशिष्ट प्राप्त होता है उन्हीं से क्या होती है, ये खेती होती है, तो इसमें केमिकल यूज नहीं लेते। इसके बाद में है कवर फसलें और मल्चिंग, मतलब जो मृदा की उर्वरता अपने को बनाए रखनी है, मृदा का जो इरोजन है,
सॉइल इरोजन है, मृदा का जो अपरदन है उससे बचने के लिए कवर फसलें और मल्चिंग, जैसे ये मृदा है, मृदा का कटाव अपने को बचाना है तो इसमें कवर फसलें उगाई जाती है जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता, मल्चिंग की जाती है घास फूस से, तो उससे क्या नहीं होता है, मृदा का कटाव नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल ये आ जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है फसल विविधता, मतलब जो अपनी नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग किसको बढ़ावा देती है, फसल विविधता को। इसमें यह नहीं कि मोनोकल्चर एक ही प्रकार की आप खेती कर रहे हो, इसमें अलग अलग फसलें और एक ही वर्ष में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। सही, तो इसमें क्या रहती है, मोनोकल्चर, मतलब इसमें मोनोकल्चर के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मतलब नेचुरल फार्मिंग में एक ही प्रकार की खेती नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि फसल विविधता भी इसमें क्या रहती है, बनी रहती है। कि सर ये जो फसल विविधता ये क्यों रखते हैं, कीटों का, बीमारियों का, इनका प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही, अब एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इस साल आप गेहूं बो रहे हो, अगली साल भी आप गेहूं बो रहे हो, उसके अगले साल भी आप गेहूं बो रहे हो, तो गेहूं के जो भी पैथोजन है ना वो लगातार बने रहेंगे। अगर आप 3 साल का गैप देकर कोई अदर फसल बोलो, ये 3 साल में ये जो गेहूं के जो पैथोजन है, रोग उत्पन्न करने वाले कीट है, ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगली फसल के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, फिर गेहूं को उगा सकते हैं। इसके बाद में देखो बीज की बचत, क्या आ जाएगा, बीज की बचत, मतलब प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान है ना वो अपनी फसलों से ही क्या करते हैं, बीज बचाते हैं। मतलब जैसे अपना खेत है, इसमें अपन कोई भी खेती कर रहे हैं, अब की बार बाजरा की खेती कर रहे हैं, तो बाजरा की खेती अपन कर रहे हैं ना, तो इस बाजरा की खेती में से उत्कृष्ट जो बीज है, अच्छे बीज है, उनको अलग कर लेता है, अगली साल इसको क्या कर लेगा, बोलेगा। इसमें बीज की भी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। अवलोकन और अनुकूल, देखो प्राकृतिक किसान अपनी भूमि और फसलों पर क्या देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। सही, अवलोकन करते हैं, और जो किसान अपनी भूमि और फसलों का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, फसलों के अकॉर्डिंग मृदा का ध्यान रखते हैं, और मृदा का जो स्वास्थ्य है, मृदा की उर्वरता है, इसका भी क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। किसमें, नेचुरल फार्मिंग में। किसमें साथियों, नेचुरल फार्मिंग है। फिर इसके बाद में आता है, क्या आता है, पशुधन एकीकरण। क्या आता है, जो फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम में एकीकृत करने से कीटों का नियंत्रण, उर्वरक के लिए मूल्यवान खाद वगैरह मिल जाती है। मतलब इसका सिद्धांत है नेचुरल फार्मिंग का कि फसलों के साथ साथ में आप किसका एकीकरण करो, आप लाइव स्टॉक का करो। मतलब जो अपने जो भी है, जैसे अपने पशुधन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सभी का भी क्या करो, पालन करो, ताकि इससे जो भी अपशिष्ट प्राप्त हो ना वो अपन किसमें दे सके, फसल में दे सके। किसमें दे सके, फसल में दे सके, और फसल का क्या हो, अपना जो प्रोडक्शन हो वो बढ़ सके और लागत कम आए, बाहर से कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करना पड़े। तो इसलिए पशुधन का एकीकरण करना भी इसका क्या है, एक सिद्धांत। तो ये अपने क्या थे, इसके सिद्धांत थे। किसके सिद्धांत थे साथियों, जो अपने नेचुरल फार्मिंग थे इसके सिद्धांत थे। फिर इसके कंपोनेंट आते हैं, कंपोनेंट अगली क्लास में भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें आता है जीवामृत आता है, मल्चिंग आता है, प्लांट प्रोटेक्शन आता है, बीजामृत आता है, वापशा आता है। तो ये सभी क्या है, नेचुरल फार्मिंग के क्या है, कंपोनेंट्स है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा। अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अपने कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्लास आती है, कोई भी एग्जाम का, कोई भी रिजल्ट का, किसी का भी नोटिफिकेशन आता है, वो सबसे पहले आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आई होप आज की जो क्लास थी वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई। सभी साथियों को शेयर करना है, तभी लगातार आपके यूट्यूब पर क्लासें आती रहेगी। अगर आप शेयर नहीं करोगे, रेस्पॉन्स नहीं दिखाओगे, तो ये क्लासेस नहीं आएगी। तो सभी को क्या करनी है, शेयर करनी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।